तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशशिशं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं भारतिकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्रीमद् धर्मराजा धुरीन्द्र प्रणीत श्रीमद् वेदांत परिभाषा में हम लोग कल यह जो कल्पित पदार्थ है, इस कल्पित पदार्थ के उत्पत्ति की प्रक्रिया को देख रहे थे। उसको देखा और रजत का भी अहम ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता, एकदम ऐसा ही क्यों होता है। उसका उत्तर देते हुए कहा, पूर्व संस्कार जैसे है तदुत्तर ज्ञान भी वैसा ही होगा। और जिस संस्कार से हमको जिस तरह के पदार्थ की प्रतीति होती है, उसका बाद में ज्ञान भी उसी तरह होता है। यदि संस्कार इदम का है तो उसमें अहम का प्रयोग नहीं होगा, और यदि संस्कार अहम का है तो उसमें इदम का प्रयोग नहीं हो सकता, इत्यादि ग्रंथकार ने कहा। तो अब आगे देखिए क्या कहते हैं। जो बताया हुआ नियामक था, नियामक अर्थात क्या नियामक है, यस्य यदाकार अनुभवाहितम संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम इति एवं अनुगतम। ऐसी पंक्तियां कंठस्थ करनी चाहिए। ध्यान में दीजिए, उसे चिन्ह करिए। ननु एवं अपि मिथ्या रजतस्य साक्षात् साक्षी संबंधितया भान संभवे रजत गोचर ज्ञानाभास रूपाया अविद्यावृत्ते है अभ्युपगम किमर्थः इति चेत् कहते अहो एवं अपि मिथ्या रजतस्य साक्षात् साक्षी संबंधितया, जो मिथ्याभूत रजत है उस मिथ्यारूप रजत का साक्षात साक्षी के साथ संबंध हो जाने से, क्योंकि साक्षी में कल्पित है तो साक्षी के साथ उसका संबंध है, संबंध हो जाने से भान संभव है, साक्षात संबंधी रूप से भान होने पर भी रजत गोचर ज्ञानाभास रूपाया अभ्युपगम किमर्थ, फिर रजत विषयक ज्ञान के आभास रूप अविद्या वृत्ति का स्वीकार क्यों किया। आप केवल साक्षात साक्षी ही तो रजत को जान सकता है, फिर दूसरी एक रजत विषयक अविद्या वृत्ति आप लोगों ने क्यों मानी। अविद्या वृत्ति स्वीकार करने का क्या प्रयोजन है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। स्वगोचर वृत्ति उपहित चैतन्य भिन्न सत्ता कत्वाभावस्य विषयापरोक्ष रूपतया रजतस्य अपरोक्ष सिद्ध्यये तद अभ्युपगमात्। क्यों माना, इसका एक प्रयोजन है। पहले विषयगत प्रत्यक्ष का एक लक्षण किया था। क्या किया है?
बोलोगे योग्यत्वे सते तत्तदाकार वृत्त्युपेत प्रमातृ सत्ता त्रिक्त सत्ता कत्वा भाव गए बोल करके केवल शास्त्रार्थ के लिए उतने दिन तक है। ध्यान में रखो क्या है बोलो फिर। योग्यत्वे सति तत्तदाकार वृत्त्युपेत प्रमातृ सत्ता त्रिक्त सत्ता कत्वा भाव। आपके जोड़ीदार को आता है कि नहीं देखो पूछो बोलो। लेकिन ऐसा होता है इधर उधर, ऐसे नहीं होना चाहिए है ना। देखो यहाँ पर एक लक्षण में तत्तदाकार विषयगत प्रत्यक्ष का जब हम लक्षण दे रहे थे उसमें तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र सत्रिक्त सत्ता कत्वा भाव ये अर्थात लक्षण में तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य लेना था। यदि हम तत्तदाकार वृत्त्युपहित ऐसा नहीं कहेंगे तो इसमें लक्षण ही नहीं जाएगा। हाँ तत्तदाकार इसमें वृत्ति नहीं मानेंगे इसके काल में तो तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव ये तत्तदाकार वृत्ति घटित जो लक्षण था उस लक्षण का ये लक्षण न जाने से अव्याप्ति हो जाएगी ना प्रत्यक्ष में, इसीलिए हमको वहां पर एक वृत्ति माननी पड़ती है। स्वगोचर वृत्ति उपहित अर्थात विषय विषयक वृत्ति उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य से भिन्न सत्ता का अभाव यही विषयगत अपरोक्ष होने से विषय अपरोक्ष रूपतया रजतस्य अपरोक्षत्व सिद्ध है। रजत के अपरोक्षत्व के सिद्धि के लिए तद अभ्युपगमात अर्थात अविद्या वृत्ति का स्वीकार किया है। इसलिए कोई दोष नहीं क्योंकि लक्षण तो जाना चाहिए ना, इसलिए अविद्या वृत्ति का स्वीकार किया है। ननु इदम वृत्ते रजताकार वृत्तिश्च प्रत्येकम एकैक विषयत्वे गुरुमतवत् विशिष्ट ज्ञानानभ्युपगमे कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि। कहते हैं देखो आपने दो वृत्तियां मानी, कौन कौन सी? इदामाकार वृत्ति और रजताकार वृत्ति। रजत की एक वृत्ति और इदम पदार्थकार ये वृत्ति। ये प्रत्येकम एक विषयत्वे प्रत्येक वृत्ति का एक एक विषय हो जाने पर गुरुमत अर्थात प्रभाकर के मत के समान विशिष्ट ज्ञानानभ्युपगमे विशिष्ट ज्ञान को न स्वीकारने पर कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि। अब यहाँ विशिष्ट ज्ञान नहीं मानेंगे तो ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि कैसी होगी? प्रभाकर मत में ये विशिष्ट ज्ञान नहीं मानते तो ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा जो बताना है तो वही शंका यहाँ पर लेकर कहता है। तो ये सिद्धि कैसी होगी, ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि कैसी होगी? तो उसका उत्तर देते हैं यह आपका कहना ठीक नहीं है। न वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन ब्रह्मत्वस्य वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य। दोनों भी वृत्तियों में इदमाकार वृत्ति में अथवा रजताकार वृत्ति में ये दोनों भी वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य कितने हैं? एक ही है। वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्य से एकस्य उसी का ही किसके साथ तादात्म्य ज्ञान हो रहा है? सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन सत्य वस्तु और मिथ्या वस्तु इनके साथ तादात्म्य का अवगाहन ज्ञान हो जाने से है ना, उस ज्ञान में अवगाही होने से ग्रहण करने वाला होने से उसके ज्ञान में ब्रह्मत्व से स्वीकार आता। क्योंकि सत्य मिथ्या के साथ तादात्म्य अवगाही जो ज्ञान है उसमें ब्रह्मत्व हमने
स्वीकारा है, क्योंकि दोनों को स्वीकार कर रहा है इसीलिए। अतएव इसलिए ही साक्षी ज्ञानस्य सत्यासत्य विषयतया प्रामाण्य नियमात, साक्षी का ज्ञान सत्य और असत्य को विषय करने वाला होने से उसमें प्रामाण्य का नियम नहीं रहा। प्रामाण्य अनियमात, प्रामाण्य का अनियम होने से अप्रामाण्योक्ति सांप्रदायिका नाम, सांप्रदायिकों के अप्रामाण्य की ये उक्ति अप्रामाण्य का कथन हुआ। अर्थात इसलिए सांप्रदायिकों ने इनको अप्रामाणिक ज्ञान बताया है। किसको? इदम रजतम इत्यादि कहा, इत्यादि ज्ञान को क्या कहा? अप्रामाणिक। सांप्रदायिक का बोलो है ना, क्या कहा? क्या कहा? अप्रामाणिक। क्यों? वो प्रामाण्य को विषय न ही करता, इसलिए अप्रामाणिक कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी कथन करता है, टीका में देखिए आगे के बहने में, ननु एवं महता प्रयासेन शुक्ति रूपस्य अविद्या कार्यत्वाध्यस्तत्व साधनम देशांतरीय रजतात वैलक्षण्य सिद्ध्यर्थम कृतम तच्च न संभवति। कहते महाराज, इतने बड़े प्रयास के द्वारा शुक्ति रूप्य को अविद्या कार्यत्व आद्यस्त्व, अविद्या कार्य, शुक्ति रूप्य क्या है? अविद्या कार्य, और आद्यस्थ है। शुक्ति रूप में अविद्या कार्यत्व और आद्यस्तत्व की सिद्धि, और देशांतरीय जो गांव का रजत होता है ना, दुकान में रजत होता है, उससे विलक्षण यह रजत है, ये सिद्ध किया। इसका साधन सिद्धि है ना, और उसके विलक्षणता के देशांतरीय विलक्षण रजत से विलक्षण सिद्धि के लिए अपने ये अविद्या का कार्य है और आद्यस्थ है, ऐसी सिद्धि करी। ये आपने सिद्ध किया बहुत प्रयास से, क्योंकि ये रजत दो आपनस्थ रजत नहीं है। यही सिद्ध करने के लिए आपने ये दो तीन आद्यस्तत्व और अविद्या कार्यत्व रजत में सिद्ध किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन वो सिद्ध ही नहीं हो सकता। आप जो बोल रहे हैं वह सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? भवत सिद्धांते देशांतरी रजतादेरपि तथात्वाभ्युपगमात्, क्योंकि आपके वेदांत के सिद्धांत में अरे यहाँ पर शुक्ति में रजत की प्रतीति हो अथवा बाजार का रजत हो, कोई भी चांदी हो, रजत अर्थ चांदी, कोई भी रजत हो, वह रजत कैसा है? मिथ्या। आपके सिद्धांत में, वेदांत में बाजार का रजत भी मिथ्या, वो भी अविद्या कार्य और अध्यस्त है, और शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत वह भी अविद्या का कार्य और अध्यस्त है। दोनों भी समान है, तो आपको उससे यह रजत विलक्षण है ये बताने के लिए इतना प्रयास क्यों किया? दोनों में भेद होता तो आप कर लेते, लेकिन इतना प्रयास करके कुछ निकल दे। ये होता है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऐसी स्थिति हो जाती है ना, क्योंकि कुछ तो निकला नहीं, वो मिथ्या ये मिथ्या, ये अविद्याकारी वो अविद्याकारी, फिर भेद क्या हो गया बताओ? आगे कहते देशांतरीय रजतादेपि तथात्वाभ्युपगमात् अविद्या कार्यत्वाद्यस्तत्वाभ्युपगमात् तथा च उपलभ्यमान वैलक्षण्य को हेतु इति नैयायिक शंकते। फिर अब देखो, दोनों में भी उपलब्ध होने वाला जो विलक्षणता है, विलक्षणता में क्या हेतु है? दोनों अलग अलग है,
ये जो आपने विलक्षणता बताई, इस विलक्षणता में हेतु क्या है, कारण क्या है, या बताइए। तो कहते हैं सिद्धांति, ये इस तरह से आरंभ में शंका कर रहा है सिद्धांति के ऊपर। ननु सिद्धांते देशांतरे रजतम अपि अविद्या कार्यम आद्यस्तम चैति कथम शुक्ति रजतस्य ततो वैलक्षण्यमिति चेत्। कहते हैं सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में देशांतरीय रजत भी अविद्या का कार्य और अध्यस्त है। कथम शुक्ति रूप्य से ततो वैलक्षण्यम, शुक्ति रूप्य उससे कैसे विलक्षण है, बताओ। दोनों भी तो दो ऐसे ही है। तो सिद्धांति उत्तर देते न त्वन्मते सत्यत्वा विशेषेपि केषांचित् क्षणिकत्वं केषांचित् स्थायित्वम् इत्यत्र यद एवं नियामकं तदेव यद एव नियामकं तदेव स्वभाव विशेषादिकं ममापि यद एवं अनुसार है ना, यद एवं पर उसको खोड़ना है। केशांचित कहते हैं कि आपके मत में भी ये नहीं है। एक सुनो क्या है, कहते हैं सत्यत्वा विशेष भी, आपके मत में तो सब तो जगत सत्य ही है ना, हम तो क्या हुआ फिर, हमारे मत में क्या कोई दोष तो है नहीं, बता रहे। सुनो आपके मत में सब सत्य है। हाँ सब सत्य है, मन सत्य, बुद्धि सत्य है, सुख सत्य है, देह सत्य है, सब कुछ सत्य है। हाँ सब कुछ सत्य है। तो सब कुछ सत्य है तो किसी को आपने क्षणिक माना और किसी को अक्षणिक माना, क्षणिक नहीं है, स्थायी माना। केशांचित क्षणिकत्वम केशांचित स्थायित्वम इत्यत्र यदेव नियामकम, इसमें किसी को स्थायी मानना और किसी को क्षणिक मानना, इसमें जो आपने नियामक की माना तदेव स्वभाव विशेषादिकम ममापि, वही स्वभाव विशेष वही नियामक हमारा भी है। आप जो मानो वो हम मान रहे ही है ना। यद्वा घटाद्यध्यासे अविद्या दोषत्वेनापि हेतु, जैसे घटपट है ना हमारे पदार्थ, सब जगत के पदार्थ, उसमें अविद्या दोष रूप से हेतु है। और शुक्ति रूप अध्यास में आधिक दोष है, काचादयो दोष अभी। जहाँ पर केवल अविद्या के दोष होते हैं वो जागृत पदार्थ समझ लो, और जहाँ पर दूसरे भी दोष होते हैं वे अधिक शुक्ति रूपाधिक पदार्थ है, ऐसा समझना है ना। अविद्या केवल अविद्या दोष हो तो व्यवहारिक पदार्थ, और उससे अतिरिक्त दोष, अविद्या से अतिरिक्त भी दोष हो वो काल्पनिक पदार्थ, ऐसे समझना चाहिए। घटादि अध्यास अविद्या दोषत्वेनापि हेतु शुक्ति रूपाध्यास हेतु काचादयो दोषा अपि तथा च आगंतुक दोषजन्यत्वं प्रातिभाषिकत्वे प्रयोजकम्। उसी प्रकार आगंतुक दोषजन्यत्व ये किसमें, हाँ क्या हो गया, आगंतुक दोषजन्यत्व यह प्रातिभाषिकत्व में प्रयोजक है, और केवल अविद्या दोषकत्व यह स्थायित्व में प्रयोजक है। घट पदार्थ पदार्थ केवल अविद्या रूपी दोष से जन्य है, और जो शुक्ति रजतादिक है वो अविद्या दोष से जन्य तो है ही है, लेकिन उसमें कांच कामन इत्यादि भी दोष है। अतएव स्वप्नोपलब्ध अर्थादीनाम आगंतुक निद्रा दोष जन्यत्वात् प्रातिभाषिकत्वम्, इसलिए ही स्वप्नोपलब्ध, स्वप्न में उपलब्ध होने वाले जो आगंतुक रथादिक है, उस आगंतुक रथादियों का निद्रा दोष जन्यत्वात्, उसमें निद्रा दोष जन्यत्व होने से प्रातिभाषिकत्व है। क्या है प्रातिभाषिकत्व, किसमें आ जाता है, कौन से रथादि, स्वप्नांतर्गत रथादि, उसमें अविद्या दोष है, लेकिन दूसरे भी निद्रादि दोष होने से उसको प्रातिभाषिक कहते हैं।
समझ लो, डबल दोषजन्यत्वम, दोषद्वयजन्यत्वम यानी अविद्या विद्यातिरिक्त दोषद्वयजन्यत्वम प्रातिभाषिकत्वम, अविद्या मात्र जन्यत्वम व्यवहारिकत्वम। पूर्व पक्षी शंका करते, महाराज आपने स्वप्न स्थल में रजत कैसा माना? प्रातिभाषिक माना। तो कहते ननु स्वप्न स्थले पूर्वानुभूत रथादे स्मरण मात्रेण व्यवहारोपबद्धौ न रथादि सृष्टि कल्पनम गौरवद इति चेत। कहते स्वप्न स्थल में पूर्वानुभूत रथादे है, पूर्व में जिस रथादियों का हमने अनुभव किया था ऐसे रथादियों का ही क्या है? स्मरण मात्रेण व्यवहारोपबद्धौ, ऐसे रथादियों के केवल स्मरण मात्र से ही व्यवहार की सिद्ध हो जाएगी। स्वप्न में हमको जो रथादि होते प्रतीत होते हैं उनको केवल स्मरण मात्र मानो, उसको नूतन रथादि मत मानो। केवल स्मरण मानने से ही रथादियों का हमको स्मरण हुआ था जो निद्रा में, ऐसे मानने से व्यवहार की सिद्धि हो जाने पर रथादि सृष्टि कल्पनम गौरवाद इति चेत, रथादि सृष्टि की कल्पना नहीं माननी चाहिए। न रथादि सृष्टि कल्पना, रथादि के सृष्टि की कल्पना नहीं होनी चाहिए। क्यों? गौरवाद, क्या होने से? गौरव दोष हो जाने से। इति चेत सिद्धांत उत्तर दे देना, यह आपका कहना ठीक नहीं है। रथादे है स्मरण मात्रा विभुगमे रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधापत्य है। देखो, हमको यदि स्मरण होता है तो स्मरण होता है तो मैंने इसका स्मरण किया है ना, यही तो होता है ना। मैं रथ को मैं स्मरण करता हूँ, अहम स्मरामि अथम अहम अस्मरम, यही तो प्रयोग होगा, है ना? क्या मैंने देखा ऐसा होगा क्या? नहीं, स्मरामी ऐसा हो जाता है। और स्मरामी तो स्मरण परक अनुभव हो जाता है। यहाँ पर स्वप्न में क्या होता है? हम रथम पश्यामी अनुभव होता है। क्या होता है? ऐसा होता है ना। आपको हमने स्वप्न में देखा, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये जो स्वप्न में रथ को मैं देखता हूँ, रथ को मैंने देखा इत्यादि अनुभव का विरोध हो जाने से, है ना, विरोध की आपत्ति होने से यहाँ पर विरोध न हो, इसलिए वहां पर रथों की उत्पत्ति, रथादियों की उत्पत्ति स्वप्न में सभी पदार्थों की उत्पत्ति माननी ही पड़ती है। और श्रुति भी कहती है अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। स्वप्न में मनुष्य क्या करता है? रथ को निर्माण करता है, रथ मार्ग को निर्माण करता है, घोड़ों को निर्माण करता है और मार्ग सबको निर्माण कर लेता है। अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। अब रथ योग घोड़े और मार्ग को उत्पन्न करता है। इति रथादि सृष्टि पादक श्रुति विरोधापत्य। क्या? इस प्रकार रथादि की सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उसके साथ विरोध होगा यदि आप स्मरण ही मानेंगे तो। पूर्व पक्षी कहता है स्मरण ही मान लो, तो सिद्धांति कहते हैं इसके साथ विरोध हो जाएगा। अर्थात श्रुति कहती है स्वप्न में रथादि उत्पन्न होते हैं और आप कहो उत्पन्न नहीं होते, तो श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा कि नहीं? तस्मात् शुक्ति रूपेवत स्वप्नोपलब्ध रथादयो अपि प्रातिभाषिका। इसलिए शुक्ति रूप के द्वारा शुक्ति रूप तस्मात् शुक्ति रूप की तरह स्वप्नोपलब्ध रथादयो अभी स्वप्न में उपलब्ध होनारे रथ इत्यादि भी प्रातिभाषिका। कैसे है?
प्रातिभाषिक है। यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते, जब तक हमको प्रतीति होती है तब तक ही प्रतीत होते है, बाद में नहीं प्रतीत नहीं होते। प्रातिभाषिकम अवतिष्ठन्ते, जब तक प्रतिबंध की निवृत्ति नहीं होती तब तक प्रातिभाषिकत्व क्या हो गया, किसमें सिद्ध हो गया बताइए? किसके, कौन से रथ इत्यादि में? सापनिक रथ इत्यादियों में भी प्रातिभाषिकत्व की सिद्धि हुई। अच्छा, पुनः पूर्व पक्षी शंका करते महाराज, ननु स्वप्न रथाद्यधिष्ठानतया उपलभ्यमान देश विशेषस्यापि तदा आसन्ननिष्ठतया तदा निर्वचनीय भाषिक देशो अभ्युपगन्तव्यः तथा च रथाद्यध्यास कुत्र इति चेत्? पूर्व पक्षी कह रहे महाराज, स्वप्न रथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यमानस्य देश विशेषादि, स्वप्न के रथ के अधिष्ठान रूप से उपलभ्यमान कौन है? देश विशेष। उस देश विशेष में भी तदा सन्न निष्ठतया, उसमें तद आसन्न है ना, तदा असन्निष्ठतया, असत निष्ठ होने से अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देशों, अनिर्वचनीय ऐसा जो प्रातिभाषिक देश है कोई स्वीकारना चाहिए ही। तथा च रथाद्यध्यास कुत्र इति चेत्, शंका क्या हो गई? रथाद्यास कहाँ पर है? यहाँ पर असन्निष्ठतया, इसकी टीका को देखिए, ननु में शुक्ति रूप्यादे यथा पूर्ववर्ती वस्तु अधिष्ठ, शुक्ति रूप्यादे है यथा पूर्ववर्ती वस्तु अधिष्ठान है ना। शुक्ति रूप्यादियों का अधिष्ठान कौन है? पूर्ववर्ती वस्तु रूप्यादि। तथा स्वप्नादे है अभी अधिष्ठानम वक्तव्य, उसी तरह स्वप्नादियों का भी अधिष्ठान बताना चाहिए। अब वह तत्क्युम चैतन्यम, वह क्या चैतन्य है? अर्थ उसका ना कोई अधिष्ठान करना चाहिए। क्या अधिष्ठान है स्वप्नादियों का? चैतन्य है, देश विशेष है, ठीक है। चैतन्य होगा तो शुद्धांत करना वचन चैतन्य है, नो भय चिन्ह वचन चैतन्य भी अंतकरण का है ना। कहते हैं कि देश आद्यपि तत्किम शुद्ध अंतकरण वचनम अथवा द्वितीय, कहते शुद्ध अंतकरण विनय होगा और द्वितीय विनय होगा। तो यो अधिष्ठानत्वेन अभिप्रत्यय है। शुद्ध चैतन्य भी अधिष्ठान रूप से यहाँ पर प्रतीत नहीं होता। शुद्ध चैतन्य उपाधि विशिष्ट हो जाता है, शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान से का आरोप नहीं हो सकता उसमें। और दूसरा जो कह हमने बताया था देश विशेष, और देश विशेष भी अधिष्ठान चैतन्य का नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य से यह कहता पूर्व पक्षी, चैतन्य से स्वयं प्रकाश से अच्छा रहेगा। हाँ, नो वयम नहीं, सब ये चल रहा है ना। पूर्व पक्षी दोनों तक कह रहे, मैं छोड़ गया। नो वयम अभी, और दोनों भी अधिष्ठान रूप से प्रतीत, दोनों की प्रतीति न होने से दोनों
दोनों भी अधिष्ठान नहीं हो सकते। द्वितीय भी सह किम बाह्य हो तो स्वाप्निक, ठीक है, द्वितीय मानोगे देश विशेष, तो फिर बाह्य देश है कि स्वाप्निक देश ही उसका अधिष्ठान है। कहते बाह्य तो हो ही नहीं सकता, बाहर स्वप्न में प्रतीत होने वाले जो रज्जु सर्पादिक है उनका आश्रय अधिष्ठान बाह्य पदार्थ हो ही नहीं सकते। क्यों? तस्य असन्निकृष्टतया प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वा योगात्, वे सभी असन्निकृष्ट हो जाने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होते। इसलिए अंदर का कहते अरे अधिष्ठानतया उपलभ्यमान से तस्य सन्निकृष्टतया प्रातिभाषिकत्वावश्य भावेन अधिष्ठान सापेक्षतया तत्वायोगात्। अब देखो दूसरा क्यों नहीं है? अधिष्ठानतया उपलभ्यमान से तस्य, अधिष्ठान रीति से उपलब्ध होने वाला यह जो सन्निकृष्ट देश है, अंदर देश, वो अतिशय सन्निकृष्ट होने कारण, अतिशय संबंधित होने कारण प्रातिभाषिकत्वावश्यम भावेन, उसको प्रातिभाषिकत्वावश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिष्ठान सापेक्षतया तत्वायोगात्, उसको अधिष्ठान के सापेक्ष रूप से तत्व ये मानना ठीक नहीं। इस तरह शंका कर दे ननु के द्वारा। तो क्या कहा इन्होंने? ननु स्वप्न रथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यमान देश विशेष से अभी, स्वप्न रथादि के अधिष्ठान रूप से उपलब्ध होने वाले जो देश विशेष वह तदा असनिष्ठतया, उससे उस समय क्या है? असतनिष्ठ होने के कारण। किसमें है ये? असत पदार्थ है ना, यह सब पदार्थ असनिष्ठ होने के कारण अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश अभिपगंतव्य, आपको वहां पर अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश स्वीकार करना चाहिए। तथा च रथाध्यास, उसके बाद क्या होगा? रथादि तथा च रथाध्यास कुत्र इति चेत्, आसत निष्ठ ही ये सब प्रतीत हो रही है, तो फिर आसत पदार्थ बताना पड़ेगा। तो रथादियों का अध्यास हुआ कहाँ पर, ये बताना पड़ेगा ना। तो रथादियों का अध्यास हुआ कहाँ पर, ये कहते हैं। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं आपको रथादि का अध्यास कहाँ हुआ? बता रहे सुनिए। चैतन्यस्य स्वयं प्रकाशस्य रथाद्यधिष्ठानत्वात्, चैतन्य कैसा है? स्वयं प्रकाश है, वही किसका अधिष्ठान है? रथादियों का अधिष्ठान होने से प्रतीयमानम रथादि अस्त्येव, प्रतीयमान रथादि क्या है? रथादि है ही, बोलिए सही। प्रतीयमान रथादि कैसे है? अस्त्येव का अर्थ क्या है? है, आस्ति इति एव प्रतीयते, प्रतीयमान रथादि है ऐसी ही प्रतीति होती है। इति सद्रूपेण प्रकाशमानम, ऐसे सद्रूप से प्रकाशित होने वाला कौन है? चैतन्यम एवं अधिष्ठानम। अब यहाँ पर सद्रूप से प्रकाशित होने वाले कौन है? ये सब रथादि है। तो रथादि की अस्तित्व रूप से प्रतीति होती है ना, तो वो उनमें जो चैतन्य अस्तित्व की प्रतीति आ गई वो किसकी है? चैतन्य की। तो सद्रूप से प्रतीयमान होने वाला चैतन्य ही उनका अधिष्ठान मानना पड़ेगा। देश विशेषोपि चिदध्यस्थ प्रातिभाषिक, वहां पर जो देश विशेष हमको मिला वह भी चैतन्य में अध्यस्थ होने वाला प्रातिभाषिक ही देश मानना। स्वप्न में भी तो देश भी तो प्रातिभाषिक है भाई, थोड़ा ही देश वहां पर गया हुआ है। रथादौ इंद्रिय ग्राह्यत्व अपनी प्रातिभाषिकम, रथादि में इंद्रिय ग्राह्यत्व भी प्रातिभाषिक है। तथा सर्वेण
सर्वेंद्रियाणाम उपरमात, क्योंकि स्वप्न में सभी प्रकार की इंद्रियों का उपरम होता है। कोई इंद्रिया अपनी बाह्य इंद्रिया काम नहीं करती तो वहाँ पर जो हमको दिखता है ना, वहाँ पर इंद्रिय भी हम कल्पना करनी पड़ती है। देह की भी एक प्रातिभाषिक कल्पना हो जाती है, प्रातिभाषिक देह की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उस काल में व्यवहारिक इंद्रियों का अभाव हो जाने से ये इंद्रिया भी प्रातिभाषिक है। अहम गज इत्यादि प्रतीत्यापादनंतु पूर्ववत निरसनीयम। और वहाँ पर भी मैं गज हूँ, मैं हाथी हूँ, ये जो प्रतीति हो गई उसका पहले की तरह निराकरण करना चाहिए। क्योंकि मैं गज हूँ ये कभी न कभी हम हाथी के जन्म में गए होंगे, तभी तो मैं गज हूँ यह प्रतीति हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर स्वप्न में भी जो हाथी दिखता तो मैं ये गज हूँ, इस तरह की प्रतीति हो सकती है, यह समझना चाहिए। क्या है पूछिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।